गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे आप सब लोग? होप सो स्वस्थ होंगे। तो चलिए मेरे बच्चों, जो हमारी सीरीज चल रही है पीवाईक्यू सॉल्यूशन 2025 पेपर 1 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और हमारी जो सीरीज है मेरे बच्चों, वो सीरीज ए है। तो पिछले 2 लेक्चर्स में मैं 10 क्वेश्चन सोल्व कर चुका हूं। मैंने आपको बोला था कि 5 के क्वेश्चंस में सोल्व करूंगा। अब मैं नेक्स्ट आपके साथ क्वेश्चन नंबर 11 डिस्कस करने जा रहा हूं। बहुत ईजी क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है द जॉइंट प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ 2 इवेंट्स ए एंड बी इज गिवन बाय द फॉलोइंग कंटिजेंसी टेबल। मतलब ये जो टेबल आपको दी गई है, ये 2x2 का जो 4 पॉसिबल पेयर बन सकते हैं ए और बी के रेस्पेक्ट में, दैट इज ए बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट एंड ए कॉम्प्लीमेंट बी। उसका प्रोबेबिलिटी बिहेवियर इस टेबल में आपको दिया गया है। बिल्कुल सिंपल है। अब क्या कह रहा है आपसे? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कैन यू से दैट द ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट। सबसे पहले ये है। तो सबसे पहले तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अगर आपको बताना हो तो वैसे तो आप डायरेक्ट करेंगे, लेकिन मैं डायरेक्ट नहीं कर रहा हूं क्योंकि चलो मैं तो पढ़ा रहा हूं आपको। एग्जाम हॉल में बहुत इजी होता है। ए लिखा है, इसके टोटल आप सम कर दीजिए, क्योंकि ए जो अकर होगा वो बी के साथ होगा या तो बी कॉम्प्लीमेंट के साथ होगा, और है ना। तो ए जब बी के साथ अकर होता है तो 0.4, जब बी कॉम्प्लीमेंट के साथ होता है तो 0.1। मतलब बेसिकली दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन विद बी नाउ प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन विद बी कॉम्प्लीमेंट। ये वाला बिहेवियर होता है। अगर आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें चीजों को तो बिल्कुल सिंपल है। तो डायरेक्ट करेंगे क्योंकि मैं तो चलो आपको पढ़ा रहा हूं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 0.5। तो ऑब्वियसली बात है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 0.5। इंफॉर्मेशन लिख लीजिए। सिमिलरली मेरे बच्चों, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अगर आपको चाहिए तो आप ऐसे ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0.6 हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 0.4। समझ गए ना? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.6 क्यों हो जाएगा? क्योंकि दिस प्लस दिस। ठीक है। अब क्या ए और बी इंडिपेंडेंट है? तो सबसे पहले तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर दिया हुआ है? 0.4। ओके। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, समझ गए? प्रोबेबिलिटी ऑफ ये है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ये है। तो क्या ये इसके बराबर है? आई थिंक नो। मतलब समझ गए क्यों? क्योंकि दिस इज इक्वल टू 0.3 विच इज नॉट इक्वल टू सेम। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। सिंपल। इसका मतलब ए और बी इंडिपेंडेंट नहीं है। अब वो क्या कह रहा है कि क्या ये एक्सप्रेशन दिस वन स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन बनेगा 1/2 से? चेक कर लेते हैं। सिंपल है बिल्कुल, कोई ऐसा टिपिकल टास्क नहीं है। इसको थोड़ा सा हम मेरे बच्चों हटा लेते हैं साइड में। बिल्कुल सिंपल था। तो अगर आप ये देखें तो इसको आपको सबसे पहले तो मेरे बच्चों ओपन करना पड़ेगा। क्या एक्सप्रेशन है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी कॉम्प्लीमेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट गिवन बी। इसकी वैल्यू आइदर ग्रेटर देन हाफ और लेस देन इक्वल टू हाफ आपको चेक करनी है। नाउ दिस इज व्हाट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट नाउ प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन विद बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। बिल्कुल सिंपल रूल लगा दिया। नाउ दिस इज व्हाट बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी कॉम्प्लीमेंट। तो आप डायरेक्ट यहां से लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन विद बी कॉम्प्लीमेंट विच इज दिस वन। तो पहले वाला जो हो गया वो हो गया मेरा 0.1 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। अभी आपने यहां लिखा था प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट 0.4, तो दिस इज 0.4। नाउ प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन विद बी, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन विद बी 0.2, तो कितना आ रहा है? 0.2 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी किसके बराबर था? 0.6 के बराबर था मेरे बच्चों। अब सिंपल है बिल्कुल, आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए। तो दिस इज 1/4 नाउ प्लस दिस इज व्हाट 2/6, है ना। तो 12 हमने ले लिया, 3 प्लस 4 विच इज 7/12। तो 7/12 क्या बड़ा होता है 1/2 से? आंसर है यस। इसका मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, सेकंड स्टेटमेंट ट्रू है। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। बिल्कुल मतलब मैक्सिमम ये 30-35 सेकंड का क्वेश्चन था। क्लास में टाइम ज्यादा लग जाता है,
क्योंकि हम समझाते हैं। नाउ अगला क्वेश्चन, इफ के आर एंड म्यू आर डैश डिनोट द रेस्पेक्टिवली द rth cumulants and rth movement about origin of a distribution, then which of the following statement is true? मेरे बच्चों बिल्कुल तीनों स्टेटमेंट करेक्ट लिखे हुए हैं, इसमें टीचर के पढ़ाने का कोई रोल नहीं है। ऑब्वियसली फर्स्ट कुमुलेंट म्यू वन डैश के बराबर होता है, K2 म्यू टू के बराबर होता है, बट यहां पे म्यू टू नहीं दिया है, यहां पे जो rth मूवमेंट है वो अबाउट ओरिजिन दिए हुए हैं, तो म्यू टू आपको पता है म्यू टू डैश म्यू माइनस म्यू वन डैश का होल स्क्वायर होता है। सिमिलरली K3 बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है, कोई इसमें मतलब मैं कुछ कैलकुलेशन करके दिखाऊं कोई नीड नहीं है, ये सब चीजें बहुत डायरेक्ट है, आपको पता होनी चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर है 13, क्या कह रहा है मेरे बच्चों, Let xy follow the bivariate normal distribution with expectation x and y are same दे दिया, दोनों को वेरिएंस ऑफ x 100 है, वेरिएंस ऑफ y 144, कोरिलेशन कोफिशिएंट है 0.5, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। बिल्कुल सिंपल है, जो बाइवेरिएट नॉर्मल आपने पढ़े होंगे, आपके टीचर ने आपको पढ़ाया होगा, तो उसका मार्जिनल, उसका कंडीशनल, ये सब चीजें लिखी होगी। सिंपली लिख देता हूं रूल, बिल्कुल सिंपल होता है। अगर x कोमा y फॉलो करता है सपोज बाइवेरिएट नॉर्मल with mean mu1 mu2 variance sigma 1 square sigma 2 square comma रो, पॉइंट टू बी नोटेड, स्टैंडर्ड नोटेशन होते हैं, रो की बात चलती है। तो y गिवन x इज इक्वल टू x जो होता है कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि y गिवन x की हम बात करेंगे, वो नॉर्मल को ही फॉलो करता है, लेकिन किस नॉर्मल को फॉलो करता है, दिस इज नॉर्मल, मीन होगा mu2 प्लस रो सिग्मा 2 बाई सिग्मा 1 ब्रैकेट x माइनस म्यू 1 कोमा सिग्मा 2 स्क्वायर ब्रैकेट 1 माइनस रो स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ये जो x यहां लिखा है ये वो वैल्यू है, समझ गए, बिल्कुल सिंपल, क्योंकि x का फंक्शन है, जो भी x गिवन होगा। अब वो कह रहा है क्या एक्सपेक्टेड वैल्यू इसके बराबर बनेगी, भाई सब चेक करना पड़ेगा आपको ये, क्यों, क्योंकि अकॉर्डिंग टू दिस रूल एक्सपेक्टेशन ऑफ y गिवन x इज इक्वल टू x किसके बराबर बनेगा, म्यू 2 प्लस रो इंटू सिग्मा 2 बाई सिग्मा 1 ब्रैकेट x माइनस म्यू 1। नाउ दिस इज व्हाट, म्यू 2 किसके बराबर दिया है, म्यू 2 दिया है मेरे बच्चों 2 के बराबर, सो दिस इज 2 प्लस रो किसके बराबर है 1/2 इंटू सिग्मा 2 किसके बराबर है 12 के बराबर, सिग्मा 1 किसके बराबर है 10 के बराबर ब्रैकेट x माइनस 2। समझ गए, बिल्कुल सिंपल, कोई ऐसा टिपिकल टास्क नहीं है। थोड़ा सा आप इसको सोल्व करोगे तो 2 प्लस ये आ जाएगा 6/10 इंटू एक्स, नाउ माइनस के 12/10, क्या ये इसके बराबर है, आप एक्सप्रेशन को थोड़ा सा चेक करेंगे मेरे बच्चों, और ये इसके बराबर नहीं होगा तो ये स्टेटमेंट खत्म। ठीक, दूसरा आता है इसका वेरिएंस, इसका वेरिएंस अकॉर्डिंग टू रूल आपको क्या गिवन है, अगर आप थोड़ा सा भी इसको देखेंगे, इसको थोड़ा सा हम साइड में ले लेते हैं, है ना, तो कंडीशनल वेरिएंस आपको क्या दिखाई दे रहा है, कंडीशनल वेरिएंस आपको क्या दिखाई दे रहा है मेरे बच्चों, वेरिएंस ऑफ y गिवन x इज इक्वल टू x किसके बराबर है, सिग्मा 2 स्क्वायर इंटू 1 माइनस रो स्क्वायर, तो सिग्मा 2 स्क्वायर कितना है 144, 1 माइनस रो स्क्वायर किसके बराबर है 0.25, एंड जब इसको सोल्व करोगे तो दिस इज 108। बिल्कुल सिंपल है, आप चेक कर सकते हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट यहां पर भी ट्रू है, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, राइट। चलिए विदाउट वेस्टिंग द टाइम आगे चलते हैं। इन ए ट्राइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन इट इज गिवन दैट, क्या क्या गिवन है, R12 गिवन है, R13 गिवन है, R23, द वैल्यू ऑफ द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन x1 एंड x3 आफ्टर लीनियर इफेक्ट ऑफ x2 ऑन ईच ऑफ देम इज एलिमिनेटेड। आप बात समझिए, अगर किसी अच्छे टीचर ने आपको पढ़ाया होगा तो बताया होगा, अगर 2 से ज्यादा वेरिएबल है, सपोज 3 वेरिएबल है, तो 3 टाइप के कोरिलेशंस एग्जिस्ट करते हैं, मल्टीपल कोरिलेशन, पार्शियल कोरिलेशन और द टोटल कोरिलेशन। एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है टोटल कोरिलेशन में और पार्शियल कोरिलेशन में। जब हम टोटल कोरिलेशन की बात करते हैं तो हम सपोज हम x1 और x3 के टोटल कोरिलेशन की बात करते हैं, तो जो x2 का इफेक्ट होता है हम उसको इग्नोर करते हैं, और अगर हम x2 के इफेक्ट को इग्नोर नहीं करते, एलिमिनेट करते हैं फ्रॉम x1 एंड x3 आल्सो,
और जो बच जाता है उनके बीच में अगर हम कोरिलेशन बनाते हैं तो दैट इज कॉल्ड द पार्शियल कोरिलेशन कोफिशिएंट। तो यहां पे वही बात पूछी हुई है कि पार्शियल कोरिलेशन कोफिशिएंट क्या होगा। तो किस किस के बीच में है? R13.2। क्यों लिखा है? क्योंकि x1 और x3 के बीच में पूछ रहा है और x2 के इफेक्ट को एलिमिनेट करना है। तो बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला बनता है, आपने पढ़ा होगा, R13 माइनस R12 इंटू R23 डिवाइडेड बाय मेरे बच्चों अंडर द रूट ऑफ, बिल्कुल सिंपल है, 1 माइनस R12 का होल स्क्वायर एंड 1 माइनस R23 का होल स्क्वायर। मेरे बच्चों सारी वैल्यू R12, R13 और R23 सारी वैल्यू इसमें डाली हुई है। आप वैल्यू पुट करेंगे माइनस के 2/3, आई थिंक इसका रिजल्ट हो जाएगा। आप डाल के चेक कर सकते हो वैल्यू यहां पे, ठीक है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा। टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं कि मैं वैल्यू पुट करूं इसमें, वो तुम्हारा काम है। जस्ट सिंपल चीज है, बस बता दिया। एलिमिनेटेड लिखा है तो पार्शियल बनेगा। अगर एलिमिनेटेड ना होके उसको हम इग्नोर करते या वो कह देता कि इग्नोरिंग द इफेक्ट ऑफ x2, तो हम टोटल कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालते, मतलब फिर निकालते R13, जो भी फॉर्मुलेशन होता वो फिर देता नहीं, या वैल्यू जो भी देता आपसे पूछता, आप ऐसा वैल्यू कैलकुलेट करते। मेरे बच्चों बिल्कुल सिंपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्योंकि क्वेश्चन कुछ टिपिकल टास्क नहीं है। क्या क्वेश्चन है? अगर आप देखें, इफ नीटा वाई एक्स इज कोरिलेशन रेशो ऑफ y ऑन x, ठीक है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। देखिए ये क्वेश्चन भी ऑब्वियसली टीचर के बोर्ड पे सोल्व करने का नहीं है, ऑब्वियसली बात है, ये किताब में सब कुछ है। जैसे कोरिलेशन कोफिशिएंट इंडिपेंडेंट फ्रॉम चेंज ऑफ ओरिजिन होता है, चेंज ऑफ स्केल होता है, ऐसे ही नीटा स्क्वायर भी, विच इज द मेजरमेंट ऑफ कोरिलेशन रेशो। एक्चुअली कोरिलेशन रेशो का मेजरमेंट नीटा वाई एक्स होता है या नीटा एक्स वाई होता है, बट नीटा वाई एक्स हो या नीटा वाई एक्स हो, नीटा वाई एक्स स्क्वायर हो, इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन स्केल होता है। बिल्कुल ठीक है। ये जो बात लिखी है ये गलत है, समझ गए। अगर आप कोरिलेशन कोफिशिएंट में जाएं, R ऑफ एक्स वाई हमेशा बराबर होता है R ऑफ वाई एक्स, बट नीटा वाई एक्स बराबर नहीं होता है नीटा एक्स वाई के। मतलब बराबर नहीं होता है, मतलब हो सकता है, लेकिन कोई यूनिवर्सल स्टेटमेंट नहीं है। तो जब तक आप यूनिवर्सल स्टेटमेंट नहीं देंगे तब तक आप ऐसा कुछ भी नहीं कह सकते। बिल्कुल वेरी सिंपल फिनोमिना है। अब जो थर्ड आया, द नीटा स्क्वायर वाई एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू आर स्क्वायर वेयर आर इज द कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन एक्स एंड वाई। यस, दिस इज ट्रू। मतलब ये ऐसे कहा जाता है कि अगर आपके पास एक बाइवेरिएट डाटा है, यानी कि एक्स और वाई को मिला के आप उसी डाटा पे कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालो और उसी डेटा पे आप कोरिलेशन रेशो निकालो, तो हमेशा कोरिलेशन रेशो का जो स्क्वायर है वो ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा कोरिलेशन कोफिशिएंट के स्क्वायर से। ये बिल्कुल थंब रूल है। तो फर्स्ट और थर्ड जो है ट्रू है, इसका मतलब आई थिंक सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। मेरे बच्चों ये जो पांचों क्वेश्चन थे, अगर आप देखो, ये मैक्सिमम 3 मिनट के क्वेश्चन थे। यहां हो सकता है 10 मिनट 15 मिनट हमें लग गए हो, क्योंकि समझाई जाती है चीजें, वीडियो बनाई जाती है, बट मैक्सिमम 3 मिनट के क्वेश्चन थे। इससे ज्यादा कि ये 3 भी मैंने ज्यादा बोला है, इससे ज्यादा क्वेश्चन थे ही नहीं। मैंने आपको बोला है कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो पर क्वेश्चन आपको 15 से 20 सेकंड में हो जाता है। चलिए, होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। थैंक यू वेरी मच, बाय।